हेलो एवरीवन। आज हम मीनिंग ऑफ एचआरएम इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे। It refers to combination of factors that have an influence on the working of HR department। HR हमने पिछली बार पढ़ा था पहली वीडियो में कि HR यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक वर्किंग कंडीशन में जब एम्प्लॉय काम करता है क्या क्या चीज़ें उसे इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं 21st सेंचुरी के अंदर हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते सक्सेसफुल कोई भी करियर जो है उसके पीछे एक ज़रूरी रीज़न होता है, वो है इन्वायरमेंट है। अगर हमने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया है, उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वर्क किया है, तो ही हम किसी भी क्राइटेरिया के अंदर सक्सेसफुल होते हैं। Here we can read that organization of 21st century cannot expected to be successful unless they understand their environment and realize how it influence the HR functions। कि environment की need के हिसाब से HR या employee किस तरीके से फंक्शन कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Today's business environment is characterized by continuous changes and intense competition। अब जो है बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, नंबर ऑफ चेंजेस, यानी कि लोगों का क्राइटेरिया बदलता रहता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, तो उसमें भी सर्टन चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एंड कंपटीशन जो है टफ होने लगता है। सो टू सर्व इन सच एन एनवायरमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बिकम प्रोएक्टिव, नॉट जस्ट रिमेन रिएक्टिव टू द इन्वायरमेंट। सो बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव टू द इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट की तरफ रिएक्ट करने के अलावा भी अपने आप को जो है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में प्रोएक्टिव भी होना चाहिए इन्वायरमेंट की तरफ। सो देर आर टू फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन खुद से कंट्रोल कर सकता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कंट्रोल होती है। इसमें सबसे पहले है स्ट्रैटेजी, टास्क एंड लीडरशिप। देखिए हम किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करेगी इंटरनली, अगर उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, टास्क जो है एक एम्प्लॉय को भी समझ आ रहा है कि उसे टास्क क्या परफॉर्म करना है, कितना इजी है, कितना हार्ड है, कितना हार्डवर्क उसे करना पड़ेगा। लीडरशिप, लीडर और मेंबर यानी कि एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, आपस में एक डिसीजन मेकिंग, टास्क और पार्टिसिपेशन का जो है पूरा फ्रीडम दिया जाता है। तो अगर स्ट्रैटेजी, टास्क और लीडरशिप अच्छा है तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेसफुली अच्छे से डेवलप्ड होगा। देन यूनियन मैनेजमेंट। यूनियन इज बेसिकली नंबर ऑफ पीपल जो एक साथ मिलकर, जैसे कि कोई पैनल है, जजमेंट पैनल है, कोई टीम है जो जज करती है, और मैनेजर्स हैं जो मैनेज करते हैं चीज़ों को। जैसे कि सिलेक्शन हो गया, हमने सेलेक्ट किया, किस बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे, एक बहुत सारी टीम मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। ट्रेनिंग दी जाती है, कंपनसेशन, कितनी सैलरी प्रोवाइड करनी है। सेपरेशंस आर कैरिड बाय यूनियन लीडर, दे डिसाइड न्यू वेजेस एग्रीमेंट एंड मैनेजमेंट द फंक्शन ऑफ HR। कि किसी भी एम्प्लॉय की क्या तनख्वाह होनी चाहिए, कितना उसका हार्डवर्क है, कितनी परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से क्या पेमेंट होना चाहिए, वो ये बताते हैं। तो इस हिसाब से हमारा HR जो है वो डेवलप्ड होता है। देन मिशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको क्लियर कट मिशन आपको पता है, हैज़ बेटर चांस ऑफ डेवलपिंग द HR। पॉलिसीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई तो ज़्यादा दिन तक वहाँ पर एम्प्लॉय स्टे नहीं कर पाता है और जो है डेवलपमेंट काफ़ी कम हो जाता है। देन इन दिस पॉलिसीज आर मेड टू टेल पीपल व्हाट दे मे और मे नॉट टू डू। भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पॉलिसीज़ ये बताती हैं। These direct the manner in which the objectives of the organization are to be achieved। जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सके इसलिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पीपल एक साथ काम करते हैं, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कास्ट से। सो ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन कल्चर, और ये जो मैंने बताया कि कल्चर है तो सेपरेट कल्चर्स आर डिफरेंट, बट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, तो ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन कल्चर। सभी ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कल्चर होता है, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग उनका प्रोसेस होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है,
ऐसा तो है नहीं कि सभी ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, अलग अलग करेंगे। सो यहाँ पर उस चीज़ को बताया गया है कि ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन कल्चर दैट डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनदर, जो एक को दूसरे से डिफरेंट बताती है, अलग बताती है। तो कल्चर में भी अंडरस्टूड एज शेयरिंग ऑफ सम कोर वैल्यूज़ और बिलीफ बाय द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सबकी स्किल्स डिफरेंट है, नॉलेज डिफरेंट है, तो यहाँ पर वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, नॉलेज इन्हांस होती है। सो द HR मैनेजर्स हैव टू एडजस्ट पॉजिटिवली टू द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो मैनेजर है यहाँ पर वो सभी लोगों को सेम तरीके से ट्रीट करेगा, और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे को जानने का जो पूरा क्राइटेरिया है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देन टू द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ कल्चर दैट prevails within a firm is important in order to formulate appropriate HR policies and strategy। जितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज होंगी उतना ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल वर्क होगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्किंग प्लेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं, बिकॉज आप एक साथ बहुत सारे काम को जब बहुत सारे वर्क के साथ में डील करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स अकर होते हैं। तो वर्क प्लेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो एक बैरियर हो जाता है, एक रुकावट है, या फिर कह सकते हैं आप कि एक जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि किसी गोल को अचीव करने में हमें दिक्कत आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो वेन एवर 2 और मोर पीपल इंटरेक्ट, मान लो किसी डिसीजन मेकिंग हो रही है और 2 लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो किसी एक, दोनों के अपोजिट व्यू है, दोनों में से एक ही व्यू एक्सेप्टेबल है, तो अपने जो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रूव करने के लिए कि हाँ दिस इज़ राइट, उसके लिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट व्हेन 2 और मोर पीपल इंटरेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन ओपिनियन विथ रिस्पेक्ट टू एनी टास्क और डिसीजन आर इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो कॉन्फ्लिक्ट जो है कई तरीके से होता है, पर्सनल गोल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल के वजह से, कि भाई खुद के पर्सनल गोल, मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए थी, ऑर्गेनाइजेशन मुझे इतनी दे रही है, तो मेरे खुद के भी कुछ बेनिफिट्स थे साइड बाय साइड, मेरे को वो अचीव करने थे, बट ऑर्गेनाइजेशनल गोल का कुछ और अचीव करना है। तो इन दोनों की वजह से भी जो मैं चाहता हूँ और जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वो दोनों ही डिफरेंट है, इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। देन राइट वर्सेस ड्यूटीज़, देन अथॉरिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लीडरशिप वर्सेस फॉलोअरशिप। कभी कभी क्या होता है, हम जो सही है हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, बट हमारी ड्यूटीज़ डिफरेंट होती है, हमें नॉर्म्स दे रखे हैं, भाई आपको सिर्फ ये चीज़ें देखनी है, इसके अलावा नहीं देखनी, पर जो सही है उसको भी फॉलो करना है मुझे, तो इन दोनों के बीच में रुकावट रहती है, दोनों के बीच में हमें डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे जो सीनियर्स हैं मुझे कह रहे हैं कि ये करना है, आप ये नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इंसानियत के नाते कि मुझे ये करना चाहिए, उन दोनों के बीच में बैरियर हो जाता है, क्योंकि आपकी जॉब को खतरा हो जाता है, क्योंकि आपके अथॉरिटीज़ ने ये कहा है। देन लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप, यानी जो लीडर और मेंबर है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है।